तो देखिए, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु पढ़ रहे थे। तो आज हमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में सक्रियता श्रेणी व इसके अनुप्रयोग, और ये हमारे इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखिए, हेडिंग डाल ली हमने यहाँ सक्रियता श्रेणी। तो क्या है सक्रियता श्रेणी? तो जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में हम रख लेते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसको हम उसकी क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो देखो कैसे, लिखो इसकी परिभाषा, लिखोगे जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विभव या मान इलेक्ट्रॉन विभव। जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर इसका डायग्राम समझेंगे हम आगे। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम। इसी प्रकार से हमारी क्रम बनता चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे बीच में आ जाएगी यहाँ हाइड्रोजन। बीच में क्या आ जाएगी हमारी? हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद Cu, और फिर इसी प्रकार से हमारी लास्ट में क्या आ जाएगी? सबसे लास्ट में Au, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी हमारी? Au धातु। तो इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार से जो हमने एक रखी है यहाँ, तो हम कह सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर हो जाएंगी हमारी सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, और फिर उससे घटते क्रम में चले जाएंगी इस प्रकार से। फिर कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील दिखाई दे रही है, और इधर सबसे कम क्रियाशील धातु, और इसी प्रकार की जो श्रेणी है इसको हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, ठीक है। इधर का जो बराबर में जो जगह छोड़ी नहीं, बराबर में इधर को मैं उसमें लगाऊंगा वैसे ही एडिट में। तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपने सही तरीक़ा से बना लेना, बुक में से देख के नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने फ़ोन वालों के लिए समझाई है इस तरह से करके। तो यहाँ इधर को एडिट में जुड़ जाएगी वैसी पूरी टेबल जो तुम्हारी बुक में है, इधर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इनमें देखिए सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु होगी वो कौन सी होगी? पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होगी? Au, जिसको गोल्ड कहते हैं। याद रहेगी बातें। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो यहाँ जगह देखो, जो ये बीच में हाइड्रोजन रखा हुआ है ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से नीचे की जो जितनी भी धातु हैं, इसमें कितनी धातु हैं? टोटल 4 धातुएं हैं। ये चारों के चारों धातु ऐसी होंगी, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। क्या नहीं करेंगी? हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगी, ठीक है। और एक चीज़ और सुनो ध्यान से, एक चीज़ क्या है कि मान लीजिए जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन दोनों की जब तुलना करेंगे तो इन दोनों में कम ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? Ca या Mg? Ca। तो Ca Mg को विस्थापित नहीं कर सकता किसी के लवण के विलयन से, ठीक है। तो क्या कर जाएगा? मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा, लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम को विस्थापित नहीं करेगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? चलो अब देखेंगे, अभी उदाहरण करेंगे, इनके क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो, फटाफट जल्दी से नोट करो। देखिए भाई, अब हम समझते हैं यहाँ सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग। तो हम सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग में सबसे पहला पॉइंट क्या समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता। और ये हम इससे पिछली क्लास में भी ये हेडिंग को हम पढ़ चुके हैं एक बार। मतलब कौन सी धातुएं जल से क्रिया करके या जल की वाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं और कौन सी नहीं कर सकती। बिल्कुल कल की क्लास में हमने चीज़ को समझा था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो देखिए, कोई बच्चा जवाब बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो चलिए ध्यान से समझना। देखिए, अभी आपने सक्रियता श्रेणी को समझा है, तो सक्रियता श्रेणी में जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर की हैं, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर की थी, कौन कौन सी थी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम। और इसी प्रकार से जो जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है, तो वो सब तो करेंगे हमारी क्या? जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। लेकिन जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे है, 4 दिख रही होंगी आपको,
तो वो हाइड्रोजन से जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। तो देखो क्या लिखोगे इसके आंसर में, तो लिखोगे सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है या ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है, वह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है, जबकि क्या लिखोगे फिर आगे, जबकि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे रखी गई है, नीचे रखी गई है, वह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, नहीं करती है। तो ये जो डेफिनेशन बनी है ये सब हमारी उसी के पीछे से है, ठीक है, उसी के आधार पर बनी है सारी डेफिनेशन। यहां तक बात समझ में आई है नहीं है, जल्दी से बताओ। इसमें लिखो जैसे, क्या लिखोगे, जैसे। तो इसमें हम 2 पॉइंट समझेंगे, देखिए 2 पॉइंट। ए पॉइंट पर डालो पहले, ए पॉइंट पर लिखो यहाँ सोडियम व पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया करती हैं, क्रिया करके H2 मतलब, H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, आगे देखिए हम देखेंगे यहाँ इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन समझेंगे। अभी ये आएगा क्वेश्चन कि ठंडे जल से बताइए कौन सी धातुएं क्रिया करती हैं। तो ठंडे जल से सोडियम और पोटेशियम दोनों धातुएं ठंडे जल से क्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेंगी। मिटा दूं थोड़ा सा ऊपर से, देखिए भाई कैसे करेंगी। तो पहले हम लेते हैं यहाँ रिएक्शन समझने के लिए उदाहरण। देखिए पहले लेते हैं हम यहाँ सोडियम और प्लस किससे, ठंडे जल से H2O से क्रिया कराएंगे। और जब H2O से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा बताओ। तो यहाँ से क्षार बनाएंगे ये हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कैसे, NaOH बन जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगी यहाँ से हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। देखिए कल मैंने आपको क्या बात बताई थी, एक जल के बारे में मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी, H2O। जब H2O बनता है तो कैसे बनता है, सोचा है आपने, बताइए। एक तो इसमें H पॉजिटिव होता है और इसमें एक होता है OH नेगेटिव आयन, बताया था या नहीं बताया था, याद आ गई बात। अब इसकी क्रिया हो रही है सोडियम से, किससे, सोडियम से। तो बताइए सोडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटे वो होती है +1, क्या होगी +1। अब बताओ क्या होगा फिर, बताओ फिर क्या होगा। अब ये सोडियम H से क्रिया करेगा या OH से क्रिया करेगा, यहाँ स्वाभाविक है माइनस वाली ऑक्सीकरण संख्या से क्रिया करेगा। अब इसकी +1 है और इसकी -1 है, तो क्या होगा, कट जाएंगे आपस में। और कटने के बाद में सूत्र क्या बन के आएगा, जल्दी से बताओ, क्या बन के आएगा, NaOH तो है। और ये जो बचा अब अकेला H पॉजिटिव, ये क्या बनाएगा फिर, H2 के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर विस्थापित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इस पर तीर का निशान लगा देंगे, इसे उड़ा देंगे, अपने आसपास मत रहने दो इसे, ठीक है, रॉकेट बना दो इसका। अब देखो क्या हो जाएगा बेटे, अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, संतुलित कर लो इसे। अब संतुलित करोगे तो क्या करोगे बताओ जल्दी से, संतुलित कैसे करोगे, संतुलित ऐसे करेंगे, देखो जरा मेरी तरफ को, हाइड्रोजन चेक करो इधर कितने हैं, इधर देखो कितने हैं, 2। तो एक तरफ तो है 2 और एक तरफ है 3। अब इन्हें आपको बराबर बनाना है, बताओ जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सोडियम के आगे पहले 2 से गुणा कर लेंगे, कर ले 2 से गुणा। अब 2 से गुणा करने के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ
हाइड्रोजन हो गए 4, तो फिर हम क्या करेंगे 2 से यहाँ भी गुणा कर देंगे। जब 2 से यहाँ गुणा कर दे, हाइड्रोजन तो हो गए 4, ऑक्सीजन के हो गए 2, तो सोडियम भी तो इधर 2 है, तो इधर हम 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से सोडियम के भी 2 हो गए। बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक? अच्छा, ये तो रही हमारी सोडियम के बारे में बात। अब पोटेशियम के बारे में बात करें तो फिर क्या होगा? वही होगा, क्या होगा? वही होगा जो सोडियम ने के साथ हुआ है। देखिए अब की बार हम यहाँ पोटेशियम से क्रिया कर रहे हैं, प्लस H2O। अब पोटेशियम की क्रिया हम H2O से कराएंगे तो वही है, ऐसे ही OH आयन में टूटेगा। तो बताओ क्या बनाएगा? KOH। नाम बताओ इसका क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बन गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो H बचा था वहाँ वो किस रूप में निकल जाएगा? H2O के रूप में। क्या बना दें इसका, बताओ जल्दी से? गैस बना दें? उड़ गई? नजर आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही? आ जाएगी, आ जाएगी बेटे। देखो अब क्या होगा। अब देखो इधर बैलेंस करो, इसको भी बैलेंस करो जल्दी से। तो क्या करोगे? 2 की गुणा यहाँ मारोगे, 2 की यहाँ मारोगे और 2 की यहाँ मारोगे, हो गई बैलेंस। अच्छा आपको एक और अच्छी बात बता दूँ, देखो बी पॉइंट डालो यहाँ ये पॉइंट डाला था अब की बार हमने, अब की बार बी पॉइंट समझेंगे। तो देखिए अब की बार बी पॉइंट में हम समझेंगे यहाँ मैग्नीशियम और आयरन, जो Fe है आयरन, गर्म जल या वाष्प से क्रिया करती है, वाष्प से क्रिया करती है और किसको विस्थापित करेंगी? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। चलो इसका भी उदाहरण समझ लें। देखिए उदाहरण देखिए, समझना ध्यान से। रिएक्शन मैग्नीशियम ले लो Mg प्लस गर्म जल से क्रिया H2O। यहाँ हम ले रहे ठंडा, यहाँ लिख दो ठंडा और यहाँ भी लिख दो ठंडा, और यहाँ क्या लिखोगे? गर्म या वाष्प भी कह सकते हो, गर्म या वाष्प, या क्या कह दोगे? वाष्प। ठीक है, गर्म लिख दो या वाष्प लिख दो, एक ही बात है। अब देखिए क्या होगा, जब यहाँ से क्रिया कराएंगे तो यहाँ तो बनाते थे हाइड्रोक्साइड यौगिक, समझ लो ध्यान से, फिर कहोगे जी बात समझ में नहीं आई थी हमारे। देखो यहाँ जब ठंडे जल से क्रिया होगी तो बनाएंगे हाइड्रोक्साइड यौगिक, और जब गर्म वाष्प से क्रिया होगी, गर्म जल से या वाष्प से क्रिया होगी तो बनाएंगे ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। तो देखो कैसे, अब की बार जो टूटेगा किस रूप में टूटेगा? अब की बार ये टूटेगा H और OH में, H और O में, OH में नहीं। अब की बार जो टूटेगा ये H पॉजिटिव और ऑक्सीकरण संख्या -2 में टूटेगा। अब ये मैग्नीशियम से क्रिया होगी इसकी ऑक्सीजन की, तो क्या बनाएगा? MgO। क्यों? क्योंकि दोनों की ऑक्सीकरण संख्या बराबर है, इसकी प्लस के 2 होती है, इसकी माइनस के 2 होती है, प्लस माइनस की आपस में खत्म, और बचेगा क्या? H पॉजिटिव। और ये H पॉजिटिव क्या बनाएगा? H2 हाइड्रोजन गैस। बताइए बात समझ में आई है नहीं आई? नहीं आई। अभी एक उदाहरण और समझो, अभी समझ में नहीं आई तुम्हारे कुछ भी। और ये 2 बातें आपको याद करनी पड़ेंगी कि कब हाइड्रोक्साइड बनाएंगी और कब ऑक्साइड बनाएंगी। इनके ऊपर अभी क्वेश्चन करूंगा, अभी तुम्हें देखना क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। देखिए तो यहाँ अब की बार Fe से क्रिया हो रही है, Fe प्लस किससे क्रिया कराएंगे हम? यहाँ H2O से। और जब H2O से कराएंगे तो वही गर्म जल लेंगे या वाष्प लेंगे, एक ही बात है, गर्म जल या वाष्प। जब पानी को गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण होता है उसका, ठीक है, जो वाष्पीकरण होता है तो उसी के साथ हमें क्रिया करानी होती है यहाँ। तो देखिए ऐसे बनाएगा, यहाँ क्या बनाएगा जल्दी बताओ? Fe2O3 जंग में पढ़े कहना है तुम पीछे भी संचारण में। Fe2O3 प्लस H2 प्लस H2 संतुलित करवाइए इसे जल्दी से। चलो ठीक है, यहाँ 2 लगा दी। आयरन के 2, ऑक्सीजन के 3 यहाँ हो गए, तो 3 यहाँ हो गए, 3 दूनी 6 और 6 उधर, सही है, बराबर है। देखिए अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ समझेंगे सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग में। नंबर 2 तो लिखोगे धातु लवणों से धातु को विस्थापित करने की क्षमता,
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी अपने आप से। तो देखिए क्या होगा, हम क्या देखते हैं कि धातु लवणों की जब हम धातुओं से क्रिया कराते हैं, धातु लवणों की धातुओं से क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है कि उसकी जो धातु लवण में जो धातु उपस्थित है उसको विस्थापित कर देते हैं। देखिए कैसे, हम इधर लेते हैं कोई धातु लवण, पहले परिभाषा, चलो पहले रिएक्शन ही समझ लो। देखो CuSO4 क्या है ये, धातु लवण, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट धातु लवण है ये। अब इसकी क्रिया हम करा देते हैं किसी धातु के साथ, मतलब जैसे जिंक के साथ करा दी। ऐसा समझ लो कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या करेगा, यहाँ से विस्थापित करेगा, और जब कॉपर को विस्थापित करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा ZnSO4 और प्लस Cu को विस्थापित करेगा, और विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन का रंग भी बदलेगा साथ के साथ। तो इसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इन पर पूछा जाता है। कैसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने से विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, बताइए। या पूछेगा इसकी रिएक्शन बताओ क्या बनेगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है हमसे बार बार। तो ये बनेगा, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका बताइए। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये रिएक्शन क्यों हो रही है ऐसा, ये विस्थापित कर क्यों रहे हैं, बताइए जल्दी से। क्या ये सभी धातुएं सभी को विस्थापित कर सकती है? अगर सपोज करो इसके जगह पे ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती, मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा बदल के, ऐसे कर रहा हूँ, सपोज करो ZnSO4 प्लस Cu कर रहा हूँ मैं इसकी जगह पे, मतलब जहाँ ये Cu है इसकी जगह पे Zn लगा दिया, और जहाँ Zn है उसकी जगह पहुँचा दिया मैंने Cu। तो अब भी क्या ये विस्थापित हो जाएगी या नहीं होगी, जल्दी से बताओ, हाँ या ना। नहीं है, नहीं होगी, नहीं होगी तो उसका कारण बताओ, रीजन क्या है, रीजन बताओ जल्दी से, कारण बताओ जल्दी से। जो आज कारण बताएगा आज उसको मैं अपनी तरफ से नाम दूंगा। सक्रियता श्रेणी में Zn Cu के नीचे रखी हुई है। हाँ वेरी गुड, यही इसका आंसर होता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, हाँ इनाम देंगे, इनाम देंगे, टेंशन मत लो। देखिए भाई, देखो इसका कारण आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं अपने से ऊपर की धातुएं होती हैं उनको विस्थापित नहीं कर सकती कभी भी, और जो अपने से नीचे की धातुएं होती हैं उनको विस्थापित कर देती हैं आसानी से। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बताई थी वहाँ, तो वहाँ चेक करो, जिंक का स्थान देखो कहाँ है और कॉपर का स्थान देखो कहाँ है, दोनों को देखो ध्यान से। जब देखोगे तो इसमें जिंक ऊपर आ रहा होगा, कॉपर आ रहा होगा नीचे, आ रहा है या नहीं आ रहा है, इधर देखो दिख रहा है। तो इसी आधार से जिंक जो है कॉपर को बड़े आसानी से विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। कारण इसका ये है क्योंकि कॉपर जो वो नीचे है, कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है, तो मतलब अधिक क्रियाशील जिंक है ना कि कॉपर है। ठीक है, जो ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील है, वो मतलब ज़्यादा पावरफुल है। अब पावरफुल कमज़ोर को मिटा देगा या कमज़ोर पावरफुल को मिटाएगा? पावरफुल ही मिटा देगा कमज़ोर को। तो पावरफुल यहाँ कौन है, जिंक है या कॉपर है? सीधी सी बात है, जिंक है। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा समझते हैं और इसको उदाहरण से समझते हैं हम। नहीं अभी दोबारा लिखूंगा ही नहीं, तो अभी तो मैंने वैसा समझाया तुम्हें। देखिए तो लिखोगे यहाँ सक्रियता श्रेणी में, आंसर लिखोगे इसका, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं अपने से ऊपर की धातुओं को, ठीक है, इसमें से जो शब्द हटा दो, ऐसे लिखोगे सक्रियता श्रेणी में धातुएं कर लेना इसको यहाँ, धातुएं अपने से ऊपर की धातुओं को बताइए विस्थापित करेंगी या नहीं करेंगी? विस्थापित, बताइए जल्दी से, विस्थापित नहीं करेंगी, विस्थापित नहीं करती हैं, जबकि क्या कहोगे, जबकि अपने से नीचे की धातुओं को अपने से नीचे की धातुओं को आसानी से विस्थापित कर सकती है, आसानी से विस्थापित कर सकती है। बताइए बच्चे, बात समझ में आई या नहीं आई? देखो बड़ा सीधा सा लॉजिक है। ऐसा समझ लो कि आप अपने से कमज़ोर वाले पर हावी रहोगे और तुमसे कोई धिंगड़ा आ जाए तो क्या होगा? धिंग आ जाए तो तुमसे चुपचाप से ही बैठे रहोगे, ऐसे बैठे रहो, हलो मत ना, होता है ना। जैसे कि अभी तुमने एक उदाहरण देखा था, एक बहुत बड़ा बालक बहुत छोटे से बच्चे को मारा जा रहा था, मैं बहुत दूर से देख रहा था उसको, तो अब वो छोटा सा जो बालक था वो पिटे जा रहा था उस पर,
क्यों क्यों पिटा जा रहा था, बताओ कारण क्या था? क्योंकि उसकी जो शक्ति थी बहुत कम थी उसकी तुलना में। हाँ, अब देखो आगे, अगर उदाहरण समझ में ना आया हो तो और उदाहरण बताओ। होता है नहीं होता है? तो चलिए अब समीकरण समझ लो। क्या कह रहे हो, दे दिया उदाहरण? क्यों उदाहरण गलत दिया मैंने, कोई बताओ? था ऐसे ही ना? तो देखिए बेटा, तो इसमें लेंगे हम यह CuSO4 प्लस Zn की क्रिया, CuSO4 प्लस Zn की क्रिया। तो बताइए क्या होगा? तो जिंक आसानी से कॉपर को विस्थापित कर देगा यहाँ। तो ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है ना? और अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखें तो कोई रिएक्शन संपन्न नहीं हो सकती। अब इसका कारण क्या है, जल्दी से नोट करो, फिर इसका कारण आगे देखेंगे। देखो अब हमें क्या समझना है यहाँ, NCERT पाठ्य पुस्तक के पाठ्यनिहित प्रश्न जो भी हमारे सक्रियता श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ एक एक करके समझेंगे इसमें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे पेपर में आते हैं। तो देखो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, सोडियम को केरोसिन मतलब होता है मिट्टी का तेल, तो मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, सब जानते हो आप इसको। तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए उत्तर बहुत ही सरल है और कोशिश ये करो कि आप अपने शब्दों में बना के लिखो। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जो सोडियम धातु होती है ना, सोडियम धातु बहुत ही हमारी सक्रिय धातु होती है। अभी आपने देखा भी था सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया था इसको, देखो जाके पोटेशियम के नीचे सोडियम का स्थान दे रखा है, तीसरे स्थान पर दे रखा है। तो इसमें ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है और ये इतनी क्रियाशील धातु होती है कि अगर इसको हम खुला रख दें तो ये वायु से क्रिया करके आग पकड़ लेती है बहुत जल्दी से। वायु से क्रिया करेगी और क्रिया करके क्या होगा, इसमें आग पकड़ लेती है। तो इसीलिए इसको हम केरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लिखो सोडियम धातु, बहुत ही सरल भाषा में अपनी भाषा में लिख रहे हैं हम इसका आंसर। सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील अत्यधिक क्रियाशील धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो वायु से क्रिया करके क्या करेगा बताओ, वायु से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, प्रज्वलित हो जाती है। प्रज्वलित लिखो या आग पकड़ लेती है, सीधा सीधा लिख दो। बताओ क्या लिखूं, आग लिख दो, आग पकड़ लेती है, बिल्कुल अपनी साधारण भाषा में बताया है, ठीक है। आग पकड़ने के लिए क्या आप लिख सकते हो, प्रज्वलित हो जाती है। तो देखिए सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो वायु से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए लिखोगे इसलिए सोडियम धातु को किसमें, केरोसिन का मतलब बताओ, मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो देखिए इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, ये भी एनसीईआरटी का पाठ्यनिहित प्रश्न ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाप के साथ आयरन की क्रिया का समीकरण आपको लिखना है यहाँ, और दूसरा क्या है, जल के साथ पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये बेटे दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनका बिल्कुल अभी समीकरण जस्ट अभी पीछे करा के आया हूँ मैं। देखो H2O की और आयरन की क्रिया कराई है मैंने अभी, देखो वहाँ गर्म जल के साथ कराइए, देखो जरा चेक करो जाओ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है और इसका भी आंसर आपको बताना है। ये भी अभी मैंने कराई है, ठंडे जल के साथ थी दोनों, देखो ये ठंडे जल के साथ कराई दी है और ये गर्म जल के साथ कराई है नहीं, यस या नो, चेक करो पीछे जाओ देखो और अपनी कॉपी में। ये तो है बेटे गर्म जल के साथ क्रिया, गर्म जल या वाष्प के साथ अभी क्रिया कराई थी अभी, है ना, नहीं एक लिख दो इसमें यहाँ। और यहाँ पे क्या थी,
यहाँ पे 2 लिखवाई थी इसमें और यहाँ पे 2 नहीं लिखनी है, क्योंकि एक तो जल के साथ पोटेशियम की करानी है के साथ और एक कैल्शियम के साथ। तो देखिए सुनो, इसमें जो बनेगा हाइड्रोक्साइड यौगिक बनेगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड यौगिक मतलब KOH और COH ये तो बनेंगे। और इसमें जो बनेगा यहाँ, इसमें जो बनेगा बताइए जल्दी से, इसमें बनेगा हमारा ऑक्साइड Fe2O3 या Fe3O4 भी बन सकता है, Fe3O4 भी बना सकते हैं हम, Fe2O3 भी बना सकते हैं, कोई सा भी यौगिक बना लेना। दोनों रिएक्शन मैंने आपको करा रखी है, ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे सामने यहाँ पे, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, और आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया का समीकरण भी लिख रहा है, ठीक है। तो चलिए तो बताते हैं हमें अभिक्रियाशील धातु, बताइए अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है। अभिक्रियाशील धातु हमारी सोडियम भी है, पोटेशियम भी है ना, एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सब हमारी अभिक्रियाशील धातु है। को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मतलब HCl में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है वो आपको बताना है। तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर किस प्रकार लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस कौन सी शब्द की जगह पे लगा दोगे, क्या इसकी जगह पे लिख दोगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसकी समीकरण समझ लो, यहाँ मैं रिएक्शन समझा रहा हूँ, परिभाषा आप वहाँ से खुद उतार लोगे अपने आप से। देखो रिएक्शन कैसे बनेगी, तो अभिक्रियाशील धातु मान लो हमने ले ली यहाँ सोडियम, या ले लो मान लो मैग्नीशियम ले ली, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम कोई सी भी धातु ले लो, और इसकी क्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, HCl प्लस HCl। तो बताइए क्या बनेगा यहाँ, तो यहाँ बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 हाइड्रोजन गैस। यहाँ से क्रिया कराओगे तो बताओ क्या बनेगा, MgCl2, MgCl2 और प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे इसको, ऊपर वाली तो बैलेंस से पहले से ही या नहीं है, नहीं है, तो बैलेंस करोगे तो देखो हाइड्रोजन के यहाँ 2, हाइड्रोजन के यहाँ 1, 2 से गुणा करोगे, फिर क्लोरीन के यहाँ 2 करने के लिए 2 से यहाँ गुणा करोगे, फिर Na के आगे 2 से गुणा करोगे। इसमें Cl के 2 हैं, H के 2 हैं, तो इसमें यहाँ 2 से गुणा कर दोगे, होगी संतुलित। तो इस प्रकार से। अच्छा अभी इसमें और भी लिख रहा है, देखो आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया भी लिखी है, ठीक है। तो अब की बार देखो इसका भी देखो समझ लो, यहाँ इसका सेकंड वाले का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो आयरन का सूत्र बताओ क्या होता है, आयरन का सूत्र बेटे Fe प्लस किसके साथ क्रिया कराएंगे हम इसमें, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। तो बताओ क्या रिएक्शन बनेगी, FeSO4 बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा प्लस H2O कहाँ से, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातु जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को ही तो विस्थापित करते हैं। जल्दी से नोट करो फटाफट से इसका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमें इतना ही समझना है। यहाँ पे आज के हमने जो क्लास में समझा है सक्रियता श्रेणी क्या किसे कहते हैं और सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग, और सक्रियता श्रेणी से संबंधित जितने भी NCERT के पाठ्यनीति प्रश्न थे उनको हमने कवर करा है आज की वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लो, ताकि हमारी तरफ से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी आयनिक यौगिकों के ऊपर। आयनिक यौगिक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित क्वेश्चनों को हम कल की वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।